बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसमें हमने दो तीन बातें की थी कि उसमें हमारे पास क्या होता है, करंट सेम होता है जबकि वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट। यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन नाम ही से ज़ाहिर है कि उसमें हमारे पास जो कनेक्शन होगी वो ब्रांचेस में होगी। मींस जो है जिस तरह लाइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 अगर आपको फिंगर नज़र आ रहे हैं तो 1 2 3 4, तो ये सारे फिंगर्स जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो इस तरह की कम्बिनेशन में अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं रजिस्टर्स को, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट इन सच अ वे that there is more than one path for the flow of current, resistors are said to be connected in parallel। अगर हम जो ये resistors को इस तरह branches में connect कर ले कि वहाँ पे हमारे पास जो करंट है उसके लिए जो फ्लो, उसके फ्लो के लिए जो पाथ्स है वो क्या हो, मल्टीपल हो, वन नहीं हो, सिंगल ना हो। क्योंकि सीरीज में हमने बात की थी कि उसमें हमारे पास सिंगल लाइन होती है, एक ही पाथ होती है करंट फ्लो के लिए, लेकिन पैरेलल में हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो इस किस्म की कम्बिनेशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे आते हैं एक्सप्लेनेशन में कि लेट वी हैव 3 रेजिस्टर्स having resistances of R1, R2 and R3 and are connected in parallel with a voltage source V as shown in figure। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम फिगर को देखें, ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंसेज है R1, R2 एंड R3, और उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल, मींस ब्रांचेस में, एक ब्रांच, सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, और इनको फिर हम कनेक्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स V के साथ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें एक की है जिसको हम स्विच कहते हैं या की कहते हैं। तो अब जो है जब हम इस की को जो है क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, मींस कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, इसमें अमाउंट ऑफ करंट आई इस तरह फ्लो करेगा। देखो, ठीक है, जब ये अमाउंट ऑफ करंट आई इस पॉइंट ए की तरफ आएगा या इस पॉइंट ए के ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे ये करंट आई जो है 3 मल्टीपल पाथ्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीपल पाथ्स है। ठीक है, तो पाथ 1 को अगर हम देखें तो ये करंट जो है इस तरह जाएगा और फिर R1 के थ्रू पास होगा और पॉइंट बी तक जाएगा। फिर जो है हमारे पास पाथ नंबर 2 जो है, इसमें हमारे पास एक करंट डायरेक्ट जाएगा थ्रू R2 और बी तक जाएगा। ये पाथ नंबर 3 जो है, इसमें हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में आएगी और इस R3 से पास होगी एंड देन पॉइंट बी के ऊपर जो है क्या होगी, कंबाइन होगी, और फिर इस पॉइंट बी से आगे फिर जो ये आई और फिर जो वो वोल्टेज सोर्स की तरफ आएगी। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, हमारे पास करंट के लिए जो है मल्टीपल पाथ है, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी डिफिनीशन में कि इफ देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, जब हमारे पास मोर देन वन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए, तो इस किस्म के कम्बिनेशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। सो हमारे पास जो है पैरेलल कम्बिनेशन में 2-3 बातें हमने याद रखनी होगी। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह हमने सीरीज में एक बात की थी। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे चूंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है, तो इस केस में आपने ये 2 बातें ध्यान में रखनी होगी कि वोल्टेज सोर्स अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। जो हमारे पास वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट मैंने नेमिंग दी है V1, यहाँ पे मैंने नाम दिया V2, यहाँ पे मैंने नाम दिया V3, तो ये सब आपस में क्या होंगे, सेम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो है वो है 12 वोल्ट, ठीक है, तो ये भी हमारे पास 12 वोल्ट होगा, ये भी हमारे पास 12 वोल्ट होगा और ये भी हमारे पास 12 वोल्ट होगा। अब फिर आप कहेंगे कि ये 12 वोल्ट क्यों होता है, इसमें सेम क्यों होता है? क्योंकि हमेशा याद रखो हमारे पास वोल्टेज को दूसरा हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम देखें ये रेजिस्टर हो गया और ये रेजिस्टर हो गया और ये रेजिस्टर, ये सारे तीनों रेजिस्टर इन्हीं 2 पोटेंशियल्स के दरमियान ही कनेक्टेड है। यहाँ पे एक पोटेंशियल ये है और एक पोटेंशियल ये, मींस पॉइंट ए और बी, ये R1 ये भी ए बी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इस पोटेंशियल के दरमियान कनेक्टेड है। R2 ये भी इसी पॉइंट ए बी के दरमियान कनेक्टेड है
R3 ये भी AB के दरमियान कनेक्टेड है। तो इन तीनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज क्यों जो है वो सेम होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल सेम है। R1 भी A और B के साथ कनेक्टेड, R2 भी A और B के साथ कनेक्टेड, एंड R3 भी A और B के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, या जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो V1 होगा ये बराबर होगा V2, ये बराबर होगा V3, और इसको फिर हम सोर्स वोल्टेज जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये V के बराबर होगा। लेट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल करंट्स पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है, यहां पे जो हमारे पास करंट है इस रेजिस्टर के क्रॉस, इस रेजिस्टर के क्रॉस और R3 के क्रॉस, इन तमाम को जब हम ऐड करेंगे तो ये इस टोटल करंट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्योंकि यही I जब यहाँ पे सोर्स से आ रही है तो ये इस A के ऊपर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाती है। कुछ करंट यहाँ पे चला जाता है, कुछ करंट यहाँ पे चला जाता है, कुछ करंट यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास इन तमाम का जो कॉम्बिनेशन होगा, सम होगा, वो इसी करंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल लेट, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि लेट अगर यहाँ पे हमारे पास जो करंट आ रहा है I, वो जो लेट सपोज 10 मिली एम्पियर है। टोटल करंट कितना जा रहा है, 10 मिली एम्पियर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास 2 मिली एम्पियर है I1, I2 जो है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 मिली एम्पियर है, तो फिर जो I3 होगा ये हमारे पास क्या होगा, 5 मिली एम्पियर। अब जब आप इसको ऐड करते हैं तो 5 + 3 8 + 2 = 10 मिली एम्पियर। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखो कि इन तमाम का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये तमाम करंट जब हम ऐड करते हैं I1 I2 I3, तो ये इस करंट के बराबर होगा जो हमें वोल्टेज सोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि I = I1 + I2 + I3, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा है कि एज वी नो दैट, और ये हमारे पास कौन सी लॉ है, ओहम्स लॉ। V = IR जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो V = IR, यहाँ पे चूंकि इक्वेशन में I है तो इससे हमने I की वैल्यू को निकालना है, तो हम R को दोनों साइड पे डिवाइड करते तो हमारे पास आ जाएगा I = V/R। ठीक है, तो सिमिलरली I1 = V1/R1, I2 = V2/R2 एंड I3 = V3/R3। इन तमाम को जो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई हैं, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट I की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, V/R। ठीक है, = I1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, V1/R1। ठीक है, I2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, V2/R2, और I3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, V3/R3। अब चूंकि स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि ये तमाम वोल्टेजेस हमारे पास क्या है, सेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर लेते हैं। तो जब हम इसी को इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V/R। V1 की जगह भी क्या आ जाएगा हमारे पास, V/R1, V2 की जगह भी V आ जाएगा, एंड V3 की जगह भी V आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, V को कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा V/R = V को कॉमन कर लिया तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ से हमारे पास ये जो V है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो हमारे पास आता है 1/R = यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4, और इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या टोटल रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो, या नेट रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चूंकि बुक में इक्विवेलेंट नाम यूज हुआ है तो हम भी यहाँ पे इक्विवेलेंट यूज करते हैं टर्म। अब ये तो जस्ट हमने 3 रेजिस्टेंस के लिए जो है वो
फाइंड आउट किया हुआ ये इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है मल्टीपल हमारे पास रेजिस्टर्स है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं जनरलाइज हम कर लेते हैं कि फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू 1/rn। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट? ये हमारे पास MCQs है, ये बात ध्यान में रखना कि दिस इक्वेशन शोज दैट in parallel combination the equivalent resistance is always less than या smaller than any individual resistance in combination। हमारे पास पैरेलल में जब हम रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा फ्रॉम ईच इंडिविजुअल, हर एक से। अब हर एक इंडिविजुअल से कैसे कम होता है? मीन्स हमें इस इक्वेशन की जो है हम यहाँ पे मैं एक मैथमेटिकल जो है इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सिंपल से जो है एक एग्जांपल इसके ऊपर मैं सॉल्व करता हूँ कि हमारे पास कैसे 1/r इक्विवेलेंट या r इक्विवेलेंट जो है ये बाकी रेजिस्टेंस से जो है वो कम आता है। फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास R1 की वैल्यू जो है वो है 2 ओहम, R2 की वैल्यू है हमारे पास वो है 3 ओहम एंड R3 की वैल्यू हमारे पास 4 ओहम। ठीक है, अब जो है हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या है 1/r1 प्लस 1/r2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ओहम प्लस 1/3 ओहम प्लस 1/4 ओहम। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 से 0.5 ओहम आ जाएगा प्लस 0.33 ओहम आ जाएगा प्लस 0.25 ओहम आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एड अप कर लें, हमारे पास आ जाएगा कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जब आप इसको 8 करते हैं हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 + 3 5 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास 10, 1 कैरी हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है 1.08 ओहम। ठीक है, 1.08 ओहम। अब हमें पता है इसके नीचे भी 1 है, हमें ये तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई ना, हमें जस्ट r इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। जब हम इसको उल्टा करेंगे r इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/1.08 और ओहम। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1.08, मीन्स ऊपर की वैल्यू कम है, नीचे की वैल्यू क्या है ज़्यादा है। और हमेशा याद रखें जब आप ऊपर मीन्स स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू पे डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट मस्ट क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है अब कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो तकरीबन 0.9 के करीब आएगा। तो अगर आप 0.9 कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.9, ठीक है, तो 0.9 ओहम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इनमें से अगर आप R1 के साथ इसको कंपेयर कर लें तो ये 2 ओहम है, ये क्या है 0.9, इसके साथ कंपेयर कर लो लेस है इससे, इसके साथ कंपेयर कर लो तो अगेन ये लेस है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन कम्बिनेशन, कि इस कम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टर होगा उन सब से जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी। तो एक MCQs ये हो गया। अब एक जो है आपने MDCAT के लिए या सिंपल आपने पेपर के लिए एक तरीका होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको इस तरह कम्बिनेशंस दी गई हैं, लेट्स सपोज पैरेलल कम्बिनेशन आपको दिया है, कुछ रेजिस्टेंस है तो आपको कहा गया है कि पैरेलल में है तो आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये जो मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ शॉर्टकट तरीका है मेथड, लेकिन ये उस केस में है जब हमारे पास तमाम रेजिस्टर्स क्या हो? सेम हो। ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जस्ट MCQs के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है लेट 3 रेजिस्टर्स है और तीनों की तीनों आइडेंटिकल है और उसको हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आइए देखते हैं। ये MCQs है, अगेन मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये फार्मूला आपने याद रखना होगा, R इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे R डिवाइडेड बाई N। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना होगा, R डिवाइडेड बाई N। N क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। लेट
हमें गिवन है लेट के 3 रेजिस्टर्स है, ठीक है, हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ओहम। ये चलो सिंपल कर लेते हैं, लेट 6 ओहम। 3 रेजिस्टर्स गिवन है, 3 रेजिस्टर्स है, ठीक है, आइडेंटिकल, ये बात ध्यान में रखना, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और उनकी जो रेजिस्टेंसेस है वो कितने, 6 ओम। फाइंड आउट कर ले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप पेपर में लगे हुए हैं तो आप ये तरीका जो हमने अभी किया हुआ है इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, वो ये है कि आपने क्या करना होगा, जस्ट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एन। अब देखो जब आप करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कितने रेजिस्टर्स है, 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आप इस तरीके से इजीली जो है R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं, ये जो मेथड है ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन सेम हो। अगर डिफरेंट है तो फिर आपने ये वाला मेथड यूज करना होगा। जिस तरह के ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं तो उसके लिए जब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो फिर आपने ये शॉर्टकट मेथड जो है आपने यूज करना होगा, जस्ट फार्मूला यूज करना होगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई N। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट पैरेलल रेजिस्टर, कि जब हम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, करंट की वैल्यू क्या होगी, क्या वो जो है एड अप होती है या सेम होती है, वोल्टेज सेम होगा नहीं होगा, तो ये सारी बातें अपने जहन में रखनी होगी। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।